नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नाइट पे। मैं हूं निखिल सिंह और समूह 20 देशों की अध्यक्षता इस समय भारत के पास है और इससे जुड़े संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए देश के तमाम हिस्सों में बैठकों का दौर जारी है। काशी में पीएम मोदी का संबोधन बेहद विशेष रहा है। इससे जुड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। चक्रवात बिपरजॉय के चलते गुजरात में अलर्ट है। चक्रवात से निपटने की क्या कुछ तैयारियां हैं, प्रधानमंत्री ने भी की है समीक्षा बैठक। अगले 1 घंटे में हम आपको इस खबर से रूबरू कराएंगे। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने क्या कुछ कहा है, यह भी जानेंगे न्यूज नाइट में। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब सागर में उठे चक्रवात बिपरजॉय को लेकर की समीक्षा बैठक। तैयारियों का लिया जायजा। संवेदनशील स्थानों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए दिए निर्देश। बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी सभी जरूरी सेवाओं के रखरखाव को सुनिश्चित करने का भी निर्देश। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मुस्तैद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में चल रही G20 विकास मंत्रियों की बैठक को किया संबोधित। कहा, ग्लोबल साउथ देशों के लिए विकास एक अहम मुद्दा। सतत विकास लक्ष्यों को बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। बैठक में ग्लोबल साउथ की चिंताओं पर बनी सहमति। सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने के प्रयास में तेजी लाने पर भी जोर। पुणे में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की बैठक 3 दिवसीय बैठक जारी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने तकनीक के समावेशी होने पर दिया जोर। गोवा में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक में सीएजी मुर्मू ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें साझा डेटा, प्रौद्योगिकी और क्षमताओं के वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से लाता है एक साथ। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बड़ी राहत। खुदरा महंगाई दर 2 साल के सबसे निचले स्तर पर मई में 4.25% पर पहुंची। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से ही हिंसा का दौर जारी। भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार पर बोला हमला। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, राज्य में हिंसा और भ्रष्टाचार सामान्य बात। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, पश्चिम बंगाल में जंगल राज जैसी स्थिति। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर बोला हमला। नूरपुर में जनसभा को किया संबोधित। कहा, विपक्ष सत्ता के लिए हर समझौते के लिए है तैयार। विदेश में देश को बदनाम करने पर माफी मांगे राहुल। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार का था हर तरफ बोलबाला। सरकार ने टीकाकृत भारतीयों के डेटा को ऑनलाइन लीक होने की मीडिया रिपोर्ट्स को किया खारिज। कहा, स्वास्थ्य मंत्रालय को कोविन पोर्टल डेटा गोपनीयता के लिए सुरक्षा उपायों के साथ पूरी तरह सुरक्षित। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करते हैं G20 देशों की अध्यक्षता भारत के पास है और स्वाभाविक तौर पर पूरे देश भर में इस वक्त इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। इससे जुड़े संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए देश तमाम हिस्सों में बैठकें कर रहा है और यह बैठक तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब यह देश की धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी काशी में हो रही हो। पीएम मोदी ने वाराणसी में चल रही इस G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। क्या कुछ रहा खास, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में चल रही G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। वीडियो संदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की जननी के सबसे पुराने जीवंत शहर वाराणसी में प्रतिनिधियों का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा, ग्लोबल साउथ के देशों के लिए विकास एक मुख्य मुद्दा है। पीएम मोदी ने बताया कि ग्लोबल साउथ के देश जहां वैश्विक कोविड महामारी से उत्पन्न व्यवधानों से गंभीर रूप से प्रभावित हुए, वहीं भू राजनीतिक तनाव उनके खाद्यान्न, ईंधन और उर्वरक संकट के लिए जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में आपके द्वारा लिए गए निर्णय संपूर्ण मानवता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि सतत विकास लक्ष्यों को पीछे नहीं छूटने देना लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। The decisions you make carry great significance for humanity as a whole. I strongly believe that it is our collective responsibility not to let the sustainable development goals fall behind. We must ensure that no one is left behind. प्रधानमंत्री ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों को लेकर हमारे प्रयास समावेशी और निष्पक्ष होने चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों को उन सभी देशों को वित्त उपलब्ध कराना चाहिए जो इसके लिए योग्य हैं। Our efforts must be comprehensive, inclusive, fair and sustainable. We should increase investment in fulfilling the SDGs and find solutions to address the debt risks faced by many countries. Multilateral financial institutions should be reformed to expand the eligibility criteria, ensuring that finance is accessible to those in need. प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटलीकरण की वजह से दुनिया भर में एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहा है। इसलिए प्रौद्योगिकी का उपयोग लोगों को सशक्त बनाने, डेटा को सुलभ बनाने और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सहयोगी देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने को तैयार है। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज एन इम्पोर्टेंट टूल टू हेल्प ब्रिज द डेटा डिवाइड। इन इंडिया, digitalization has brought about a revolutionary change. Technology is being used as a tool to empower people, make data accessible and ensure inclusivity. India is willing to share its experience with partner countries. सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG को प्राप्त करने की दिशा में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत महिला सशक्तिकरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास तक है। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाएं विकास का एजेंडा तय करने के साथ ही विकास एवं परिवर्तन की वाहक भी हैं। प्रधानमंत्री ने सभी से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए परिवर्तनकारी कार्य योजना को अपनाने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने कहा कि काशी सदियों से ज्ञान, चर्चा, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र रही है। पीएम मोदी ने कहा कि काशी में भारत की विविध विरासत का सार है और यह देश के सभी हिस्सों के लोगों के लिए रूपांतरण बिंदु के रूप में काम करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G20 विकास का एजेंडा काशी तक पहुंच गया है, जिससे उन्हें खुशी है। वाराणसी में अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो पीएम ने कहा कि काशी तक पहुंचा है विकास का एजेंडा और वाराणसी में हो रही G20 विकास मंत्रियों की ये बैठक समावेशी, टिकाऊ और लचीले भविष्य के निर्माण के लिए विचार मंथन के लिए एक बड़ा मंच साबित हुई है। बतौर G20 अध्यक्ष वाराणसी में अपने संबोधन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मंत्री स्तरीय बैठक से विकास से जुड़े मुद्दों पर एकजुटता प्रदर्शित करने का अवसर मिला है। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ती अनिश्चितता से न सिर्फ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधा पहुंची है, बल्कि कर्ज संकट, ऊर्जा, खाद्य एवं उर्वरक सुरक्षा संबंधी दबाव के चलते वैश्विक आर्थिक सुधार की गति धीमी बनी हुई है। इसलिए ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुटता के साथ वैश्विक पहल की आज अधिक जरूरत है। बतौर G20 अध्यक्ष वाराणसी में दिए अपने संबोधन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मंत्री स्तरीय बैठक से विकास से जुड़े इन मुद्दों पर एकजुटता प्रदर्शित करने का अवसर मिला है। इसलिए आज इस बैठक में लिए गए निर्णय का असर समावेशी, टिकाऊ और लचीले भविष्य के निर्माण के लिए योगदान देने में होगा।
उन्होंने कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार करके ही सतत विकास लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। As we redouble efforts to rescue the SDGs and offer relief to those most in need, we also need to speak of the revival and reform of institutions and systems which will deliver on these goals. और यहां से आपको सीधे लिए चलेंगे राष्ट्रपति भवन, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष रूप से कमजोर जनजातीय वर्गों के कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। उपस्थित केंद्र सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, श्री हर्ष चौहान अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, श्रीमती रेणुका सिंह स्वरूता माननीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय, श्री विश्वेश्वर टुडू माननीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय, विभागीय सचिव श्री अनिल कुमार झा जी, ट्राइफेड के अध्यक्ष श्री राम सिंह राठवा जी, गणमान्य अतिथियों, अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, सबको नमस्कार, जोहार। आप सभी जनजातीय भाई बहनों का राष्ट्रपति भवन परिसर में हार्दिक स्वागत है। ये राष्ट्रपति भवन परिसर सभी देशवासियों का है, इसे आप अपना ही समझिए। मुझे ये बताया गया है कि आप में से कई भाई बहन ऐसे हैं जो पहली बार जंगल और गांव से बाहर निकले और शहर में आए हैं। आप सभी से मिलकर मुझे बहुत मुझे खुश हुई। भारत माता की इंद्रधनुष संस्कृति में केवल 7 रंग नहीं है, हमारे रंग है, हजारों रंग है। सभी रंग बेहद खूबसूरत है। सभी रंगों का महत्व एक समान है। उनमें से 75 रंगों की सुंदरता आज यहाँ दिखाई दे रही है। हम सब ने बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखा। मैं सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। समय की सीमा के कारण कुछ ही समूहों द्वारा प्रस्तुति की गई ये सांस्कृतिक कार्यक्रम 75 आदिम जनजाति समूह यहाँ आए हैं और सोचते होंगे शायद हम लोगों को मौका नहीं मिला, लेकिन मैं आप सबको मैं वादा करना चाहती हूँ। मैं आप सबके एरिया को जाऊंगी, वहाँ आपका कार्यक्रम देखूंगी और बीच बीच में जब तक मैं यहाँ हूँ, जो भाई बहन यहाँ नहीं आए हैं, बीच बीच में बुलाते रहूंगी। मैं जानती हूँ कि सभी जनजातीय भाई बहनों के जीवन में नृत्य और संगीत सहज रूप से रचा बसा है। आज जो भाई बहन यहाँ नृत्य प्रदर्शन किए, वो कोई डायरेक्टर या कोई सिखाने वाले उनको सिखाए नहीं है, वो अपना ही सदियों से अपने जिंदगी में अपने जिंदगी के साथ ये रचा बसा है, क्योंकि ये प्रकृति का देन है, ये प्रकृति दत्त है। मैं विभिन्न राज्य की अपनी यात्राओं के दौरान पीभीटीजी समुदाय के लोगों, विशेषकर बहनों से मिलने का प्रयास अवश्य करती हूँ। उनसे बातचीत करती हूँ, उनके मुद्दों को समझती हूँ। आज मुझे ये देखकर विशेष प्रसन्नता हो रही है कि सभी 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के भाई बहन यहाँ एक साथ आए हैं। उनके चेहरे पे मुस्कान देख करके मेरे आंखों में थोड़ा बहुत आंसू भी आ गया है। मैं ऐसे एक शख्स हूँ, ऐसे अच्छा देश में भगवान ने मुझे जन्म दिया, लेकिन इतने सुंदर संस्कृति को देखने के लिए, समझने के लिए और दिल से अनुभव करने के लिए आज मुझे मौका मिला। इसलिए मैं
दिल से आप लोगों को आभार प्रकट करती हूँ। ये इस प्रकार का पहला सम्मेलन है। इस सम्मेलन के आयोजन तथा सभी पीबीटीजी समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मैं केंद्र सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी और उनके मंत्रालय की पूरी टीम को सराहना करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मुझे बताया गया है कि लियासनिंग ऑफिसर्स ने बहुत परिश्रम किया है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही संबद्ध राज्य सरकारों की भी उनके योगदान के लिए मैं प्रशंसा करती हूँ। मुझे बताया गया है कि केंद्र सरकारी जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रत्येक पीबीटीजी के लिए एक डेडिकेटेड नोडल ऑफिसर की तैनाती की गई है, जो उनके क्षेत्र में जाकर उनसे जुड़े विशेष मुद्दों को समझने और उनका समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पहल बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। मैं आग्रह करूंगी यहाँ से जाने के बाद यहाँ हम हिंदी में यहाँ भाषण देते हैं, हिंदी में उनको समझाने के लिए प्रयास करते हैं। मैं नोडल ऑफिसर्स या लियासनिंग ऑफिसर्स को मैं आग्रह करना चाहती हूँ, अपने अपने क्षेत्र में जाकर उनके अपने भाषा में आज का जो सरकार से जो भी यहाँ माननीय मंत्री ने बोले उसको उनको समझाए। पीबीटीजी शब्द का प्रयोग तो केवल 50 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था, लेकिन ये समुदाय प्राचीन काल से अस्तित्व में रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के इस समारोह में भारत माता की सबसे पुरानी परंपराओं के लोग भारत के लोकतंत्र के इस प्रमुख परिसर में एकत्र हुए हैं। ये हमारे लोकतंत्र की सबसे पुरानी और जीवंत जोड़ों से जुड़ने का समारोह भी है। देवियों और स्वजनों, ट्राइबल सब प्लान के तहत भारत सरकार के 41 मंत्रालय एवं विभाग पीबीटीजी सहित जनजातीय समुदाय के कल्याण हेतु अपने बजट का अंश साझा करते हैं, लेकिन कुछ कारणों से पीबीटीजी को उन प्रयासों का लाभ पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाया है। इसीलिए वर्तमान सरकार ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी होने के उपलक्ष्य में सभी देशवासी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये विशेष प्रसन्नता की बात है कि सभी 75 पीबीटीजी के विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान बजट में प्रधानमंत्री पीबीटीजी डेवलपमेंट मिशन प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत अगले 3 वर्षों में तेजी से काम किया जाना है। मैं आशा करती हूं कि अमृतकाल के इस आरंभिक दौर में पीबीटीजी को बेहतर सुविधाएं तथा अवसर प्रदान किया जा सकेंगे। ये भारत माता की इन विशेष संतानों के प्रति पूरे देश का कर्तव्य भी है और सबका दायित्व भी है। वर्तमान वित्त वर्ष के बजट में ही वर्ष 2047 तक सिकल सेल अनीमिया को पूरी तरह समाप्त करने की अभियान को शुरू करने की घोषणा की गई है। ये एक अत्यंत कल्याणकारी और महत्वपूर्ण अभियान है। मैं इस अभियान की सफलता की कामना करती हूँ। हालांकि अलग अलग पीबीटीजी की आबादी में बहुत फर्क है और विभिन्न राज्यों में उनकी जनसंख्या में भी समानता नहीं है। ये कहा जा सकता है कि यहाँ उपस्थित 1500 पीबीटीजी भाई बहन में से हर व्यक्ति अपने समुदाय के अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं चाहूँगी कि आप सब जब अपने स्थान पर वापस जाएं तो अपने समूह के लोगों को जानकारी दे, उन्हें समझाए, उन्हें प्रेरणा दे। इसीलिए आज विशेष फोटो शूट का मैं प्रोग्राम किया। जब आप जाए, जो भाई बहन गांव में है, अपने अपने राज्य में है, उन्होंने भी थोड़ा प्रेरणा मिले, वो भी उत्साहित हो।
वो भी प्रभावित हो, वो भी प्रयास करे, वो अपने आप को देखे वो कहाँ पे है और दुनिया कहाँ पे है। इसीलिए अपने आप प्रयास करे। गवर्नमेंट अपने तरफ से कुछ प्रयास कर रहे हैं उनको आगे लाने के लिए, लेकिन मैं भाई बहनों से निवेदन करना चाहती हूँ, आग्रह करना चाहती हूँ, खुद भी आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें। क्योंकि मैं वही एक उदाहरण हर बार देती हूँ, जो बच्चे छोटे होते हैं माता पिता उनको हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं बच्चों को अब खुद चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए खूब प्रयास करना चाहिए। केवल सरकार की मदद के सहारे जीना नहीं चाहिए। मुझे पता है आप इतने सालों तक यहाँ मैं देख रही थी अपने पेपर में खुद का पसीना को सुखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो पहाड़ों में अब चढ़ रहे थे, जो यहाँ नृत्य कर रहे थे, पसीना तो बहता था लेकिन चेहरे पे खुश थे। इसीलिए आज थोड़े देर के लिए यहाँ पसीना आप बहा रहे हैं, लेकिन ये आगे जाने का ये एक रास्ता है, एक खुशी का महल है। आगे मुझे लगता है कि आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। आप उन्हें सरकारी सहायता के बारे में बताएं। सबको मैं पहले से बोल चुकी हूँ कि सबको बताना चाहिए, क्योंकि ये भाषा बहुत सारा समझते नहीं हैं। अपना अपना भाषा है, पता नहीं अभी 700 से ज़्यादा जनजाति भारत में रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है 700 से ज़्यादा भाषा, मुझे लगता है उसके डबल भाषाएं हैं। इसीलिए अपने भाषा में बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम उनके लिए किया जाता है। भाषा के एक दीवार के कारण उनको समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है हम लोगों को और भी प्रयास करना चाहिए उनके अपने भाषा में समझाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। मैं आप सबके ये आग्रह करती हूँ कि शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दीजिए। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में पीबीटीजी समुदाय के विद्यार्थियों के लिए सीटों का विशेष प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नेशनल फेलोशिप तथा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम में भी पीबीटीजी विद्यार्थियों के लिए सीटें आरक्षण है। सभी राज्यों में बालिकाओं के लिए केजीबीबी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। जो बच्चे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में जाएंगे, फिर भी बहुत बच्चे रह जाएंगे। मुझे लगता है जो बच्चियां हैं उनको केजीबीबी में भी एडमिशन करने का ये प्रावधान रखना चाहिए, क्योंकि स्पेशल उनको प्रोविजन करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे आदिवासी अभी स्कूल में जाने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो बच्चे हैं वहाँ कभी कभी कंपटीशन में वो नहीं आ सकते। इसीलिए उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न होना चाहिए केजीबीबी में भी। पीबीटीजी बहनों से मैं आग्रह करूंगी कि आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना सहित सभी योजनाओं का समुचित लाभ उठाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें। पिछले कुछ वर्षों से जनजातीय समुदाय के प्रतिभाशाली लोगों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली योगदान के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों यानी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ये और भी प्रसन्नता की बात है, पुरस्कार विजेताओं में जनजातीय बहनें भी शामिल है। मुझे उन भाई बहनों को जब पुरस्कार देती हूँ मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ और मैं आग्रह करती हूँ, आपने अपने क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं, बहुत सारे भाई हैं, ये केवल अवार्ड के लिए काम नहीं करते।
पुरस्कार पाने के लिए नहीं काम करते, ये समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, उनको पहचानना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि ये समाज के उत्थान के लिए अपने आप को किस तरह के निछावर किया है। मैं चाहती हूँ कि लगभग 28 लाख पीपीटीजी समाज के लोग सहित 10 करोड़ से अधिक जनजातीय समाज के लोग अपनी प्रतिभा का विकास करें और समाज तथा देश के लिए अपना भरपूर योगदान दें। वर्ष 2021 में प्रतिवर्ष 15 नवंबर दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। इस उत्सव से सभी जनजातीय समुदाय की एक दूसरे के साथ भावनात्मक स्तर पर जुड़ने का एक अच्छा अवसर मिलता है। मुझे विश्वास है कि इस गौरव दिवस को मनाने की परंपरा निरंतर मजबूत होती जा रही है। देवियों और स्वजनों, सभी देशवासी ये मानते हैं कि जनजातीय समाज के लोगों ने मातृभूमि तथा उसकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा की रक्षा के लिए बहुत बलिदान दिए हैं। आधुनिक विश्व के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी देशवासी जनजातीय समाज से शिक्षा ले सकते हैं। अपनी अस्मिता को बनाए रखते हुए अपनी अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए अपनी विकास को सुनिश्चित करना सभी देशवासियों, विशेषकर पीपीटीजी सहित सभी जनजातीय लोगों का कर्तव्य भी है और आकांक्षा भी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश की समावेशी विकास की यात्रा में पीपीटीजी भाई बहन, युवा और बच्चे निरंतर आगे बढ़े। सब कहते हैं आज एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च स्थान पे नियोजित है, आपके द्वारा, आपके स्नेह और प्रेम के द्वारा। लेकिन मैं उसी जगह पे हूँ आज भी। मैं महसूस करती हूँ जहाँ से मैं आई हूँ, जब तक उनके दिल का धड़कन मेरे अंदर आती है, मैं उनके लिए दिन रात सोचती हूँ। जिस दिन उन लोगों का सपना, अभी भी वो लोग पीछे हैं, जो जिस दिन वो 5 कदम आगे बढ़ेंगे उस दिन शायद मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। उसी दिशा में सरकार आज चल पड़े हैं। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, मंत्रालय को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आप देख रहे थे संबोधन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम था, जिसमें कमज़ोर, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों को वो संबोधित कर रही थी। बेहद भावुक भाषण था यह उनका और अंत में वो बहुत भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि इसी जनजातीय समुदाय से वो मैं आती हूँ और आप सब की दिलों की जो धड़कन है वो मैं महसूस कर सकती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप लोग विकास के क्षेत्र में आगे ना बढ़े, जब तक आपके जीवन में एक सार्थक सकारात्मक परिवर्तन ना आ जाए, तब तक मुझे ये देखना है कि आप आगे बढ़े, आप प्रयास करते रहें। उन्होंने सरकार का भी धन्यवाद दिया कि सरकार लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है और आप सबको इसमें कदम ताल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने तमाम विषयों पर विस्तार से बात की, शिक्षा को लेकर के बात की, किस तरह से एकलव्य विद्यालय चलाए जा रहे हैं, किस तरह से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चलाए जा रहे हैं, उन सब का लाभ लेने की बात कही। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलन के लिए जो विशेष प्रयास किए जा रहे हैं उसकी चर्चा की और राष्ट्रपति ने कहा कि आमूल चूल परिवर्तन लाने की जरूरत है और इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार भी G20 की बैठकों से जुड़ी हुई खबरें जारी रहेंगी। बात डेवलपमेंट की हो या टेक्नोलॉजी की, आज का नया भारत हर क्षेत्र में हो रहा है एडवांस। न्यू जनरेशन न्यू आइडिया के साथ एक न्यू इंडिया का निर्माण कर रही है और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है देश के उन समस्त जिम्मेदार नागरिकों के द्वारा। समय पर अदा किए गए एडवांस टैक्स से
आप भी समय पर एडवांस टैक्स अदा करके देश की तरक्की में भागीदार बनिए। एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2023 है। किसी भी तरह की कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 जून 2023 तक अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ब्लू इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अहम मुद्दों पर 3 दिवसीय सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन यानी SAI 20 की महत्वपूर्ण बैठक की शुरुआत सोमवार से गोवा में हुई। बैठक में शामिल अतिथियों और प्रतिनिधियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि चाहे ब्लू इकोनॉमी की बात हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, दोनों ही मुद्दों पर नीति नियंताओं को तार्किक तरीके से नीति बनाने की जरूरत है ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रह सके। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत गोवा में आज से 3 दिवसीय सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 20 बैठक की शुरुआत हुई। बैठक में गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, G20 शेरपा अमिताभ कांत और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि एक तरफ जहां महासागर हमें आजीविका, रोजगार, कनेक्टिविटी और संसाधन प्रदान कर दुनिया को एकजुट करते हैं, वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें साझा डेटा, प्रौद्योगिकियों और क्षमताओं के वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से एक साथ लाता है। Our engagement with the 2 themes includes sustainability, equity, livelihood, ethics, transparency and accountability. I believe that as we set about our collective endeavor, we are in engagement with the need for mutual cooperation to leverage capacities, technologies, information and data. I am sure that the path we traverse together will strengthen our capacities to address the challenges of auditing these emerging areas while complementing the efforts of our governments in responding to global challenges. 3 दिनों की बैठक में रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लू इकोनॉमी पर विस्तार से चर्चा होगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने ये भी कहा कि ब्लू इकोनॉमी में बहुत सारे घटक हैं, जिनमें न केवल मत्स्य पालन, पर्यटन, समुद्री परिवहन जैसे विषय शामिल है, बल्कि ऑफशोर नवीकरणीय ऊर्जा, जलीय कृषि, समुद्री गतिविधियाँ और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और जैव पूर्वेक्षण जैसी नई और उभरती गतिविधियाँ भी शामिल है, जिन पर समुचित और तार्किक तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने यह भी कहा कि लेखा परीक्षा एक चुनौतीपूर्ण काम है, जिसमें आपस में ज्ञान साझा करने और क्षमता निर्माण के लिए आपसी सहयोग की जरूरत है। Policy framework and audit based on the same are fundamentally dependent on the ability to value the contribution of natural oceanic capital, the collection and collation of accounting data on blue economy from parts of the larger concept of ocean accounts that includes macroeconomic accounts, environmental economic accounts, ecosystem accounts and structured data on ocean beneficiaries, technology, governance and management. G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े खतरों और चुनौतियों के बारे में कहा कि खतरों से डरने के बजाय हमें प्रो इनोवेशन पर ध्यान देने की जरूरत है। Artificial systems, intelligence systems are playing a very critical role in the lives of citizens. They have both a positive as well as disruptive potential. They offer exciting new opportunities for human advancement. These technologies also bring with them new risks, fresh forms of discrimination and bias, threats to personal privacy and data protection. ब्लू इकोनॉमी पर बोलते हुए शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि महासागर में असीम संभावनाएं मौजूद है, जिसका कि तार्किक तरीके से उपयोग करना सबके हित में होगा। Blue economy is important because oceans are central to life on Earth. They are the suppliers of 50% of our oxygen needs. They are absorbers of nearly 30% of greenhouse gas emissions. They are providers of seafood and salt to humanity. They are repository of oil, gas and mineral resources. They are a virtual heat sink that keeps our blue planet cool and have emerged as global economic highways for the transit of over 80% of the world trade. इस 3 दिवसीय बैठक में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, स्पेन, UAE, मोरक्को और पोलैंड सहित
G20 के दूसरे सदस्य देश हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन बैठकों के जरिए निकली बातों से जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लू इकोनॉमी पर आगे की नीति बनाने में रणनीतिकारों और सरकारों को एक नई दिशा मिलेगी। असीम मिश्रा, DD न्यूज, गोवा। और G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की 3 दिवसीय बैठक का पुणे में शुभारंभ हो गया। इस अवसर पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि पहली बार ऑनलाइन गेमिंग को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि देश में 3 तरह के खेल, जिसमें सट्टेबाजी शामिल हो या फिर जो उपयोगकर्ता के लिए हानिकारक हो और जिसमें लत लगने का कारक शामिल हो, देश में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। हमने ऑनलाइन गेमिंग के बारे में पहली बार एक फ्रेमवर्क कंसल्टेशन के बाद हमने नोटिफाई किया है। उसमें 3 टाइप ऑफ गेम्स हम नहीं अलाउ करेंगे देश में। एक जिसमें बेटिंग हो, दूसरे में अगर यूज़र हार्म हो, यूज़र यानी कि यूज़र को हार्म पहुंचाने वाला कोई गेम हो, और तीसरा क्राइटेरिया है एडिक्टिव। ऐसे कोई भी एक फैक्टर में कोई गेम अगर वायलेट करता है, उस गेम को देश में बैन किया जाएगा। इसमें 2 राय नहीं है। हम इस इशू को देख रहे हैं आज। और G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से जुड़े विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। बात डेवलपमेंट की हो या टेक्नोलॉजी की, आज का नया भारत हर क्षेत्र में हो रहा है एडवांस। न्यू जनरेशन न्यू आइडिया के साथ एक न्यू इंडिया का निर्माण कर रही है, और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है देश के उन समस्त जिम्मेदार नागरिकों के द्वारा। समय पर अदा किए गए एडवांस टैक्स से आप भी समय पर एडवांस टैक्स अदा करके देश की तरक्की में भागीदार बनिए। एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2023 है। किसी भी तरह की कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 जून 2023 तक अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब चर्चा करेंगे G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज संभाषण रहा। संकल्प से को सिद्धि तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। आज यही हमारा विशेष भी है जिस पर हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। G20 में PM मोदी संकल्प से सिद्धि तक, आज हमारा विशेष का जो विषय है G20 में PM मोदी संकल्प से सिद्धि तक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 बैठक में, आज वाराणसी में जो बैठक हो रही थी उसमें उनका संबोधन रहा और किस तरह से संकल्पों को सिद्धि तक ले जाना है, इस विषय में भी प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर अपनी बात कही। जिस तरह से ग्लोबल साउथ की प्रधानमंत्री ने बात उठाई, जिस तरह से SDG गोल्स को पूरा करने की बात उठाई, जिस तरह से विविध विषय उठाए, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए 2 खास मेहमान, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़े हुए प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, जो कि महानिदेशक हैं RIS विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली
RIS के महानिदेशक हैं सचिन, प्रोफेसर सचिन, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से हैं, उनका भी स्वागत है हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। प्रोफेसर सचिन, अगर आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें और ये समझना चाहें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अब जो G20 का विकास एजेंडा था वो काशी तक पहुंच गया है, किस तरह से आकलन करेंगे प्रधानमंत्री के आज के संबोधन का G20 की इस बैठक में वाराणसी में? निखिल जी, प्रधानमंत्री ने आज कई महत्वपूर्ण मुद्दे देश के सामने और अंतर्राष्ट्रीय मंच से रखे हैं। काशी बिल्कुल सही जगह है जहां विकास का जो मूल तत्व होना चाहिए उस पर प्रधानमंत्री ने प्रकाश डाला है। उन्होंने उसको एक व्यापक, समावेशी, निष्पक्ष और टिकाऊ होने का जो संदेश दिया जी है, जो हम 2014 से लगातार देख रहे हैं भारत की इस विकास यात्रा में, जहां बार बार प्रधानमंत्री जो SDGs को, जो ग्लोबल साउथ के सामने एक फ्यूल का क्राइसिस है, फर्टिलाइजर का क्राइसिस है, खाद्यान्न का, ईंधन का, उर्वरक का, तो ये सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं, बातचीत हो रही है। और यही मुद्दे अब G20 के जो ये डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप है DWG, उसके मंत्रिमंडलीय जो आज सम्मेलन हुआ उसमें प्रधानमंत्री ने रखे। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो आज प्रधानमंत्री ने रखा, जो मुझे लगता है शायद संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से भी प्रधानमंत्री उसको सितंबर में आगे ले जाना चाहेंगे, और वो है विश्व के सामने जो चुनौतियां हैं उसको देखते हुए क्या एक नया मॉडल गढ़ा जाना चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि विकास का मॉडल अगर आप देखें तो वॉशिंगटन कंसेंसस के समय वर्ल्ड बैंक और IMF ने जो 47 से 50 के दशक में रखा, वही लगातार चलता रहा। और अब उस डेवलपमेंट मॉडल का एक प्रधानमंत्री ने सवाल सामने है। G20 देशों के सामने ये एक महत्वपूर्ण अवसर है जब वो ग्लोबल साउथ के लिए इस मॉडल को रिविजिट करेंगे। जी जी जी, निश्चित तौर पर। और जब ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, डॉक्टर स्वर्ण सिंह, किस तरह से देखते हैं, प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों को साथ लेकर चलने की जरूरत है और सतत विकास लक्ष्यों को पीछे नहीं छोड़ने देने की भी बात उन्होंने कही, लेकिन साथ ही साथ इस बात को एम्फेसाइज किया कि जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है। अगर उनको वित्तीय संसाधन मुहैया कराने की जरूरत है, या देखने की जरूरत है कि ये जो आज का समय है इसमें कितने वो प्रभावित हुए हैं, चाहे वो कोविड की बात हो, चाहे वॉर की बात हो। जाहिर है निखिल जी के एक तो ये सर्वव्यापी महामारी के चलते और उसके बाद यूक्रेन युद्ध के चलते जो सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन हुआ है, उसको लेकर डेट क्राइसिस भी ज्यादा जटिल हो गई है। और उसके साथ साथ जो फ्यूल और फूड और फर्टिलाइजर का जो शॉर्टेजेस वगैरह हैं वो भी बहुत ज्यादा समस्या बनी है जी। और वहीं पर बात करता है भारत आज ग्लोबल साउथ की। आप देखें कि जैसे सचिन जी ने अभी कहा कि आज भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है एक तरह से, और ग्लोबल साउथ की आवाज को बड़े मंचों तक ले जाने की मंशा भी रखता है और हैसियत भी रखता है आज जी। और वाराणसी इसीलिए भी एक तरह से महत्वपूर्ण हो जाती है। आप देखें कि जनवरी के महीने में ग्लोबल साउथ का शिखर सम्मेलन भी यहीं वाराणसी में होस्ट किया गया था। तो आज भारत एक तरह से ग्लोबल साउथ की आवाज बनना चाहता है और एक खास तरह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के 2015 में बनाए गए थे, उनका टारगेट 2030 तक है। अब 7 साल बचे हैं, उनके लिए एक स्पेशल एक्शन प्लान जब एक तरह से प्रस्तावित करता है तो उसमें ये जो डिजिटल डिवाइड है उसकी बात करता है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करता है, और सबसे खास बात ये है इस ये जो सत्र में जो बात हो रही है डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की, वो ये कि यहां से जो तालमेल बनेगा और साझेदारी और समझ बनेगी वो G20 के सम्मेलन में तो नजर आएगी ही। और आप याद रखें कि G20 का शिखर सम्मेलन दिल्ली में 9 और 10 सितंबर में होने वाला है, और ठीक एक सप्ताह बाद 18-19 को यूनाइटेड नेशंस का अपना दुनिया भर का ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में होने वाला।
जी। तो किस तरह से ये समझ और साझेदारी ग्लोबल साउथ को लेकर और G20 के शिखर सम्मेलन में भारत बना पाता है, उससे भारत का योगदान और छवि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूयॉर्क में शिखर सम्मेलन होगा ये ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर 18 और 19 सितंबर को, मुझे लगता है उसमें भी भारत को अपनी योगदान देने की एक बहुत बड़ा एक तरह से अवसर मिलेगा उसको। जी निश्चित तौर पर। तो ये एक तरह से जिसको कहना चाहिए कि प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर रहा है और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर उभरा है भारत, वो तमाम उन विषयों को बड़ी मजबूती के साथ अभी उठा रहा है और आगे जैसा आपने कहा कि यूएन में भी इसकी चर्चा किए जाने की संभावना है, इसको उठाए जाने की संभावना है। प्रोफेसर सचिन, जब पीएम कहते हैं कि सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी हम सब की है और वो किसी एक पर नहीं थोपा जा सकता, किस तरह से देखते हैं कि बहुत ही मजबूती के साथ अपनी बात भी रखी है और कहीं ना कहीं सभी के लिए संदेश भी है? ये बिल्कुल सही है और जैसा प्रोफेसर स्वर्ण सिंह कह रहे थे कि इसको एक सभी लोगों को साथ में लेके आने का जो प्रधानमंत्री ने आज एक कॉल दिया है, उसका उन्होंने उठाया है और इसीलिए एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा आज उन्होंने उठाया वो है जो विश्व में डेटा का विभाजन बढ़ रहा है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर हमें नीति निर्माण करना है, कुशल संसाधन का आवंटन करना है या प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण माने सर्विस डिलीवरी, ये भी अगर हमें सामने लेकर के आना है, अगर रिसोर्स एलोकेशन ठीक करना है और इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग करना है, तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं और आत्म विकास की बात कर रहे हैं, तो सारे देशों को साथ में आना पड़ेगा। रिसोर्सेस कम है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के चलते ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम उन सभी मुद्दों पे जहां जहां हमारे दिमाग में पार्टिसिपेशन का मुद्दा है, जो हमारे सामने लोगों को एक लाने का मुद्दा है, उस पे सारे राष्ट्रों को मिलकर काम करना पड़ेगा। और इसके लिए G20 पहले भी कह चुका है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी में हमने SDGs को एक्सेलरेट करने की भी जिम्मेदारी ली है। तो ये हमारे सामने आज एक और प्रधानमंत्री ने अवसर रखा है कि सब लोग मिलकर के SDGs को आगे लेकर के जाएं और उसके लिए अगर सही और इफेक्टिव डेटा बेस बिल्डिंग का काम अगर देश मिलकर कर सकते हैं तो वो भी करें। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जो लगातार ये कहते रहे हैं कि विमेन डेवलपमेंट नहीं बल्कि विमेन लेड डेवलपमेंट की जरूरत है और वो भारत उस पर आगे जा रहा है। आज इस तरह की चर्चा G20 में भी हुई, इस विषय पर भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बात डेवलपमेंट की हो या टेक्नोलॉजी की, आज का नया भारत हर क्षेत्र में हो रहा है एडवांस। न्यू जनरेशन न्यू आइडिया के साथ एक न्यू इंडिया का निर्माण कर रही है और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है देश के उन समस्त जिम्मेदार नागरिकों के द्वारा। समय पर अदा किए गए एडवांस टैक्स से आप भी समय पर एडवांस टैक्स अदा करके देश की तरक्की में भागीदार बनिए। एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2023 है। किसी भी तरह की कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 जून 2023 तक अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम चर्चा कर रहे हैं G20 में पीएम मोदी संकल्प से सिद्धि तक। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, अगर आपके साथ इस चर्चा को दोबारा आगे ले जाना चाहें, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण बेहद अहम है, ये देश से में भी उनकी नीति रही है और आगे भी इस जो वैश्विक मंच है उस पर भी ये इस बात को पूरी प्रबलता और पूरी मजबूती के साथ कहते हैं कि इसके बिना जो SDG के लक्ष्य हैं वो प्राप्त नहीं किए जा सकते। बिल्कुल। भारत के प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में भारत के मॉडल की भी बात की कि सभी जो डेवलपमेंट मिनिस्टर्स हैं उनको एक तरह से उस पर भी ध्यान देना चाहिए और भारत की जो डेवलपमेंट की जो पूरी रणनीति है उसमें महिलाओं को सशक्त करना ही नहीं बल्कि उनको नेतृत्व में हमेशा हिस्सेदार बनाने की लगातार कोशिश रही है। और आज वो एक खास एक तरह से एक टारगेट है भारत का कि
जो डेवलपमेंट का जरिया हो, तरीका हो, सोच हो, दर्शन हो, उसमें महिलाओं को लगातार शामिल होना चाहिए। और आपकी जो आज वित्त मंत्री भारत की हैं वो महिला हैं, और उसके चलते आप देखें जब आप फोकस करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, तो उसमें 17 गोल्स हैं, उसमें पहले नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन के बाद फिर जेंडर इक्वालिटी की बात आती है। तो वो अपने आप में बड़ा खास एक तरह से टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। और भारत आज G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है। जब बात करते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा स्रोत और संसाधन किन देशों के पास हैं, तो ये सबसे बड़ी 20 जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं दुनिया की, जिनको G20 आज कहते हैं, और उनमें 20 आर्थिक व्यवस्थाओं में भारत आज सबसे तेजी से वृद्धि दर वाली आर्थिक व्यवस्था उनमें है। तो एक तरह से भारत को मान्यता मिलती है कि भारत अपनी बात को आगे रखे और इन 20 बड़ी आर्थिक व्यवस्थाओं को साथ लेकर जो दुनिया भर में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात है, और वो सस्टेनेबल तभी हो सकते हैं जब आप बहुत कम विकसित देशों को साथ लेकर चलेंगे और उनको भी उसी तरह से उन्नत देश बनाने की कोशिश करेंगे। और उसमें बहुत से दूसरी खास जो केंद्रित है जिन पे ध्यान उन सस्टेनेबल गोल के साथ स्त्री सशक्तिकरण का जो शक्तिकरण की जो बात है वो बहुत अहम है। और भारत में एक तरह से उसमें भी एक उदाहरण है भारत की, जो दूसरे देशों को एक तरह से उनको रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो जाहिर है कि इस वक्त भारत की ये जो खास डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग है उसका खास एक योगदान G20 तक तो है ही, पर उसके बाद पूरे विश्व में G20 को साथ लेकर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, उसमें भी भारत की बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से योगदान रहने वाला है। जी निश्चित तौर पर। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, जब भारत कहता है कि उसने एक 7 वर्षीय कार्य योजना तैयार की है और ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार की जरूरत है, किस तरह से इसको समझना चाहिए? इसके 3 पहलू हो सकते हैं निखिल जी। सबसे पहला जो मुझे लगता है, जो प्रोफेसर स्वर्ण सिंह अभी कह रहे थे कि महिलाओं की भागीदारी, और ये बहुत आवश्यक है। ये ग्लोबल गवर्नेंस के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना हमारे विकास के स्थानीयकरण की जो हम बात कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री लगातार पिछले 7-8 वर्षों से भारत के लिए कह रहे हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय सोच है विकास का वो बदला जाना चाहिए। महिलाओं की सहभागिता, महिलाओं का विकास में योगदान वो हर स्तर पर बढ़ना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि कई राज्य उसमें कई आगे निकल गए हैं। अगर देखें तो कई राज्यों में महिलाओं को लेकर नई योजनाएं सामने आ रही हैं। उन लोगों की भागीदारी कई स्तरों से बढ़ाने का, उनके जो न्यूट्रिशन है उसका, उनको अगले जनरेशन के लिए जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस सारे में हम देख रहे हैं कि एक बदलाव सोच में आ रहा है, एक सामाजिक बदलाव हो रहा है। और ये व्यापक स्तर पे पर्टिकुलरली जो विकासशील देश है में आवश्यक है। तो सबसे बड़ा तो सबसे जरूरी यही है। दूसरा, जैसा प्रधानमंत्री ने आज डेटा के बारे में कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कहा, तो टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने एक मुद्दा और भी आगे बढ़ करके कहा कि हमें टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना चाहिए। सही उपयोग क्या है? तो उसका उन्होंने कहा कि वो सर्वसमावेशी हो। तो ये एक महत्वपूर्ण है। तो टेक्नोलॉजी हो गया, ह्यूमन लेड डेवलपमेंट हुआ, और तीसरा महत्वपूर्ण उन्होंने कहा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो रिस्ट्रक्चरिंग है उसमें फाइनेंस के लिए सबका एक्सेस हो। तो एक्सेस टू फाइनेंस फॉर एवरीवन, ये जो आज उन्होंने बात रखी, ये तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। और ये तीनों मिलकर के विकास की एक जो नए मॉडल की उन्होंने आज चर्चा करी है वो सामने लेके आते हैं। लेकिन निखिल जी, इसमें एक महत्वपूर्ण भी रेखा प्रधानमंत्री ने डाली है, और वो है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। जो विकास के लिए जो हमारी लाइफस्टाइल, जो जीवन शैली होना चाहिए, उसमें परिवर्तन कैसा हो, उसको आर्थिक और विकास के मुद्दों से कैसे जोड़ा जाए, ये भी आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा के रूप में निकला है। और जो हमारा विकास का नया मॉडल होगा, लाइफ उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल। और जब लाइफस्टाइल फॉर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं और ये सम्मेलन काशी में हो रहा है, तो इसलिए भी वो और विशेष महत्व का हो जाता है। और जैसा कि आप दोनों खास मेहमानों ने कहा कि काशी का इस लिहाज से भी विशेष महत्व है। और जब प्रधानमंत्री ने जब ये कहते हैं कि वो धार्मिक आध्यात्मिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, और जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो वो सारे संदेश वहाँ से और सशक्त होकर निकलते हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, जब डिजिटलीकरण की बात करते हैं प्रधानमंत्री और कहते हैं कि
उस डिजिटल डिवाइड को भी, उस गैप को भरने की जरूरत है। किस तरह से देखते हैं इसको? बिल्कुल, भारत ने कई उदाहरण इसके आप देखें, उसके सामने आपके रखे हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में जैसे डिजिटल इकोनॉमी को इनकरेज करने के लिए हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आए हुए थे, तो वहां भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को किस तरह से, भारत के बनाए हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। डिजिटाइजेशन अपने आप में पूरे विश्व में एक तरह से पूरा कैंपेन चल रहा है, क्योंकि उससे एफिशिएंसी बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और करप्शन से बचने का चांस मिलता है। तो इसीलिए हमेशा भारत के प्रधानमंत्री कॉम्प्रिहेंसिव, इंक्लूसिव, फेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, और उसी में उन्होंने कहा कि जो दुनिया की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की आज जरूरत है, उन्होंने उस पर भी एक तरह से जोर दिया। तो डिजिटाइजेशन का जो पूरा एक नया परिप्रेक्ष्य हमारे सामने है, उससे एफिशिएंसी भी बढ़ती है और एक तरह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। तो किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज किया जाए, दूर दराज के और एक तरह से जो पिछड़े हुए देश हैं, लोग हैं, इलाके हैं, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने की एक कोशिश, और उनको लगातार रियल टाइम में इंफॉर्मेशन मुहैया कराने की, और जो दूसरे फाइनेंशियल या दूसरी चीजें मुहैया कराने की, उसके लिए डिजिटाइजेशन और डिजिटल इकोनॉमी का बहुत ज्यादा एक तरह से ध्यान केंद्रित है आज भारत के नेतृत्व का। और इसीलिए जब आप कम से कम जो विकसित देश हैं उनको आप साथ लेकर बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटाइजेशन और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की जो बात है, वो अपने आप में उनको एक तरह से लीप फ्रॉग, एक छलांग लगाने की हैसियत उनको देने की बात है उसमें। तो मुझे लगता है कि ये भारत केवल कहता नहीं है, पर उसको बहुत सी उदाहरण भी ऐसी हैं जो हम भारत ने ये करके दिखाया है, और शायद दूसरे देशों को एक तरह से ये मॉडल की तरह सामने आता है। निश्चित तौर पर भारत मॉडल की तरह सामने आया है, भारत ने करके दिखाया है, और प्रधानमंत्री बार बार इस बात को तमाम मंचों पर उठाते भी रहे, कहते भी रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और प्रोफेसर शरण सिंह का, हमारे साथ इस विशेष महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं। बात डेवलपमेंट की हो या टेक्नोलॉजी की, आज का नया भारत हर क्षेत्र में हो रहा है एडवांस। न्यू जनरेशन न्यू आइडिया के साथ एक न्यू इंडिया का निर्माण कर रही है, और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है देश के उन समस्त जिम्मेदार नागरिकों के द्वारा। समय पर अदा किए गए एडवांस टैक्स से आप भी समय पर एडवांस टैक्स अदा करके देश की तरक्की में भागीदार बनिए। एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2023 है। किसी भी तरह की कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 जून 2023 तक अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और बात करेंगे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय। और बिपरजॉय से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, और ये सुनिश्चित किया कि हर स्तर पर तैयारियों में कहीं कोई कोर कसर न बाकी रहे। तो वहीं गुजरात में चक्रवात के संभावित प्रभाव वाले इलाकों से लोगों को शिफ्ट करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय के 15 जून की दोपहर तक गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच जखाऊ पोर्ट के पास सौराष्ट्र और कच्छ को एक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में पार करने की उम्मीद है। अनुमान जताया गया है कि इस दौरान हवाओं की गति 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी, जो कि बढ़कर 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। इससे गुजरात के तटीय जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसमें कच्छ, देवभूमि द्वारका और जामनगर में अत्यधिक भारी वर्षा, और 14 व 15 जून को पोरबंदर, राजकोट, मोरबी और जूनागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। जो डिस्ट्रिक्ट हम लोग रेड कलर किया है मेनली 15 तारीख, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होगा। 14 नाइट से शुरू होगा, तो 15 तारीख सुबह से ऑलमोस्ट रेड कलर अर्ली मॉर्निंग
इट इज इम्प्लीमेंटेड। एंड जो डिस्ट्रिक्ट है मेनली देवभूमि द्वारका है, कच्छ है, पोरबंदर है, जामनगर है, वो भी मतलब completely to be kept in the safety. So we are giving, one is that very high rainfall, more than 200 millimeter per 24 hour on 15th, and second is that because 125 kilometer per hour wind will be there, so there will be some storm surge. इस बीच नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात बिपरजॉय पर तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पीएम को चक्रवात के प्रभाव को कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में पीएम ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय करें कि संवेदनशील स्थानों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। पीएम ने नुकसान की स्थिति में तत्काल बहाली के लिए तैयारियों के साथ बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य व पेयजल जैसी सभी आवश्यक सेवाओं का रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पीएम ने यह भी निर्देश दिया कि पशुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने नियंत्रण कक्षों के 24/7 कार्य करने का भी निर्देश दिया। इस बीच गुजरात में मुख्यमंत्री स्तर पर जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठकें की जा चुकी हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य का पूरा प्रशासन तंत्र मुस्तैद है। जो इलाके चक्रवात से प्रभावित हो रहे हैं वहां से लोगों को शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है। जो समुद्र तट पे बसे हुए गांव है, 5 किलोमीटर के अंतर्गत आने वाले 38 गांव और समुद्र से 10 किलोमीटर में आने वाले 44 गांव, उसका भी जो निचान वाला जो विस्तार है, ऐसे 4100 जितने परिवारों को अन्य स्थलों पे उनको स्थलांतरित करने का काम चल रहा है। हमारा यहाँ पर केबिन है पोटैटो चिप्स का और शायद 5 दिन से हमको यहाँ प्रशासन ने आने का मना किया है। हम तो अभी आए हैं, लेकिन हमारा ये थोड़ा सामान पड़ा है वो उठाने के लिए आए हैं और 5 दिन से ये बहुत ही यहाँ हवा करंट लगता है पानी का। इस बीच पश्चिम रेलवे ने गुजरात के बिपरजॉय से प्रभावित हो सकने वाले क्षेत्रों में 56 ट्रेनें रद्द कर दी हैं, जबकि 13 से 15 जून तक 95 ट्रेनें रद्द रहेंगी। एनडीआरएफ ने एहतियात के तौर पर मुंबई में पहले से उपलब्ध अपनी 3 टीमों के अलावा 2 और टीमों को तैनात किया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय 24/7 स्थिति की समीक्षा कर रहा है और राज्य सरकार और संबंधित केंद्रीय एजेंसियों के साथ संपर्क में है। एनडीआरएफ ने 12 टीमों को पहले से ही तैनात कर दिया है, जो नावों, पेड़ काटने वालों, दूर संचार उपकरणों जैसी जरूरी सामग्री से लैस हैं। इसके अलावा 15 टीमों को स्टैंड बाई पर रखा गया है। भारतीय तटरक्षक और नौसेना ने राहत, खोज और बचाव कार्यों के लिए जहाजों और हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है। वायुसेना और इंजीनियर टास्क फोर्स इकाइयां नावों और बचाव उपकरणों के साथ तैनाती के लिए स्टैंड बाई पर हैं। निगरानी विमान और हेलीकॉप्टर तट पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। आपदा राहत दल, सेना, नौसेना और तटरक्षक बल के चिकित्सा दल भी स्टैंड बाई पर हैं। कुल मिलाकर इस आसन्न प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए दिल्ली से लेकर गुजरात तक हर स्तर पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नई दिल्ली से तापस भट्टाचार्य और कच्छ से कौशिक कांठेचा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिपरजॉय को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, इसके लिए बात करेंगे कच्छ में मौजूद अपने संवाददाता कौशिक कांठेचा से। कौशिक, सबसे पहले तो ऑन ग्राउंड किस तरह की तैयारियां हैं उसके बारे में जानकारी दें। जी, जो साइक्लोन चक्रवाती जो तूफान है बिपरजॉय, वो गुजरात के कच्छ की जो तटीय सीमा से है टकराने वाला है। और खास करके बात की जाए तो कच्छ की जो तटीय सीमा है, जखौ के आसपास का जो इलाका है जो इंडिया पाकिस्तान से बॉर्डर से कनेक्टेड है, वहां पर ये साइक्लोन टकराने वाला है, ऐसी पूर्वानुमान है। लेकिन प्रशासन की तरफ से तमाम जो भी एहतियात कदम उठाने चाहिए थे, कदम उठाए जा रहे हैं। जो दिशा निर्देश है केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रहे हैं, वो सभी ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। और बात की जाए तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं, वो दो टीमें हैं, वो ईस्ट कच्छ और वेस्ट कच्छ में तैनाती कर दी गई है। साइक्लोन अगर कच्छ के तटीय इलाकों में टकराता है तो वहां के जो 2 किलोमीटर एरिया के या 10 किलोमीटर एरिया के जो गांव है उनको शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर जो साइक्लोन अगर टकराता है तो वहां आतात होने की
खबर आ सकती है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो अलर्ट देखने को मिल रहा है। लगातार राज्य सरकार द्वारा मॉनिटरिंग किया जा रहा है कच्छ जिले का। बात की जाए तो एक स्पेशल मिनिस्टर को कच्छ के लिए भेजा गया है कि वो स्थिति का जायजा करेंगे, किस तरीके से वो स्थिति की समीक्षा करेंगे, किस तरीके से कामकाज हो रहा है। साथ ही में बात की जाए तो लोगों को डर न हो, इसलिए प्रशासन भी लगातार जो है रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से अपने जो मैसेज है वो पहुंचा रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो साइक्लोन आ रहा है उसको किस तरीके से सामना करना है, किस तरीके से तटीय इलाकों से दूर रहना है, वो सभी दिशा निर्देश है वो जनता को मिल रहे हैं। जी जी जी, आपसे समझना चाहेंगे जो शिफ्ट किया जा रहा है लोगों को, जैसा कि अभी हमने आपके गृह मंत्री की, गुजरात के गृह मंत्री की एक बाइट सुनी, किस तरह से लोगों को शिफ्टिंग किया जा रहा है, कितनी तेजी से ये काम हो रहा है, क्योंकि ये सुनिश्चित किया जाना है कि कम से कम जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर कोई मौजूद न रहे। जी, जो आपातकाल के जो प्रभावित इलाके हैं जो साइक्लोन बिपरजॉय को लेकर, वो इलाकों में खासा बात कही जाए तो कांडला पोर्ट और जखौ का जो इलाका है वहां आज जो भी लोग थे उनको शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है, जो सुरक्षित स्थानों पर उनको स्थानांतरित किया गया है। साथ ही में बात की जाए तो कुछ ऐसे जो गांव हैं, जो झोपड़ियां, जो बस्तियां हैं, उनको भी शिफ्ट किया जा रहा है। लगातार कल सुबह तक सुनिश्चित किया जाएगा कि जो कोई भी जो जो भी तटीय इलाका है वहां पर कोई भी जो है हताहत ना हो, इस तरीके से उनको स्थानांतरित किया जाए। साथ ही में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई भी चूक न रह जाए, इस तरीके से राज्य सरकार भी मॉनिटरिंग कर रही है। लगातार हवामान वेदर की बात करें तो वेदर अचानक कच्छ का चेंज हो चुका है। आज सुबह से जो माहौल है वो कच्छ के वेदर का बदल चुका है और कुछ इलाकों में, विभिन्न इलाकों में धीमी बारिश देखी गई है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। आप भी अपना ख्याल रखिएगा और हमें जो अपडेट्स हैं हमारे दर्शकों को वो भी बताते रहिएगा। बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे, बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत की, जो कहीं ना कहीं एक बार आम लोगों को कष्ट पहुंचाती है। उसकी वजह यह है कि जो पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव है उनका बेहद महत्व है, लेकिन निराशा इस बात को लेकर है कि हर बार ये चुनाव हिंसा से मुक्त नहीं हो पाते। इस बार भी पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनावी हिंसा का दौर भी शुरू हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनावी हिंसा का भी दौर शुरू हो गया है। नामांकन शुरू होने के बाद से कई जगहों से हिंसक झड़पों की खबर प्राप्त हो रही है। बढ़ती हिंसा को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पंचायत चुनाव के सभी नामांकन केंद्रों के 1 किलोमीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह कहा कि नामांकन प्रक्रिया सुरक्षित रूप से संपन्न हो या सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। यह आदेश गुरुवार यानी 15 जून तक प्रभावी रहेगा। पश्चिम बंगाल में 3 स्तरीय पंचायती राज के चुनाव को लेकर वर्षों से सियासी घमासान और हिंसा सुर्खियों में रही है। हिंसा के बावजूद राज्य में एक चरण में पंचायत चुनाव की घोषणा ने राजनीतिक दलों को सवाल उठाने का मौका दे दिया है। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि यहां जंगल राज जैसी स्थिति है। बंगाल में सीधा सीधा जंगल राज चल रहा है। जो पोस्टपोल वायलेंस हुआ था उसमें 1 लाख से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता, वोटर, खासकर ये हिंदू लोग को एक घर से निकाल दिया था। 56 आदमी का मौत हुआ था, उसमें बीजेपी का 2021 का असेंबली का प्रत्याशी मानव शाह भी उसका अंदर था। बंगाल में कानून बोल के कुछ नहीं है, यहाँ जो रूल ऑफ लॉ नहीं चलता है, जो रूलर है उसका लॉ ही चलता है। वहीं हिमाचल के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव से पहले राज्य में हिंसा बढ़ गई है। बंगाल कैश फॉर जॉब के लिए जाना जाता है। बंगाल में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए तो वहां पर कुछ शरारती तत्वों ने, जिनका तृणमूल कांग्रेस से संबंध था, इनकी गाड़ी पर पथराव भी किया था। उस बंगाल में जहां ममता दीदी की सरकार हो, वो बंगाल चल रहा है, साथ ही चल रही है बंगाल की अस्मिता, बंगाल की पहचान, बंगाल की शान, बंगाल का नाम
और जलाने का काम कर रहा है ममता दीदी और उनके वहां के लोग। उधर टीएमसी इसे मामूली झड़प बता रही है। टीएमसी नेता सौगत राय ने कहा कि अभी तक केवल एक व्यक्ति की ही मौत हुई है, झड़पों के कुछ मामले हुए हैं या बड़े पैमाने पर हिंसा नहीं है। This violence is being overplayed by the media. So far, one person only has died, and few cases of clashes have taken place. It's not large-scale violence as is being made out. That's not right. मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या के बाद पार्टी अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी टीएमसी पर हिंसा उकसाने का आरोप लगा रहे हैं। एक टीएमसी कार्यकर्ता के पास बंदूक होने के बावजूद पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। इस बीच हुगली से भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी को पुलिस ने पंचायत चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार द्वारा नामांकन दाखिल करने के दौरान पंडुआ में वीडियो कार्यालय में प्रवेश करने से रोक दिया। इससे पहले पुलिस ने लॉकेट चटर्जी को हुगली जिले के बांसबेरिया जाने से रोक दिया था और उनसे लौटने का अनुरोध किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पंचायत चुनाव से पहले हुई हिंसा को लेकर केंद्र, बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। एनएचआरसी ने पूछा है कि आगामी पंचायत चुनाव में मानवाधिकार संरक्षण को लेकर क्या उपाय किए जा रहे हैं। आयोग ने अपने जांच में महानिदेशक को एक विशेष मानवाधिकार पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। राज्य चुनाव आयोग ने एक ही चरण में 8 जुलाई को चुनाव कराने की घोषणा की है, लेकिन विपक्ष के लोगों ने नामांकन को लेकर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि 70,000 से ज्यादा बूथों पर राज्य पुलिस की तैनाती असंभव है। साथ ही भाजपा ने केंद्रीय बलों की निगरानी में चुनाव कराने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं और सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रख रही है। इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नूरपुर में जनसभा को संबोधित किया। वे जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्ष पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नूरपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां सत्ता में आने के लिए किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता की लालच में कांग्रेस और वाम दल भी समझौता कर लेते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और ये अकेली ऐसी पार्टी है जो विचारों पर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का सीना छाती चौड़ी हो जाती है जब हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आती है। ये अकेली देश में एक ऐसी पार्टी है जो वैचारिक निष्ठ है, विचारों पर चलने वाली पार्टी है। अगर हमने 1952 के अंदर में कहा एक देश में 2 निजाम, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, तो 2019 में 6 अगस्त को मोदी जी ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और धारा 370 को समाप्त करके भारत को एक रूप में पिरो दिया, यूनिफिकेशन कंप्लीट कर। जेपी नड्डा ने कहा कि अन्य पार्टियों की तरह कांग्रेस भी अब मां बेटा और बेटी की पार्टी रह गई है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जहां पीएम मोदी विदेश जाते हैं तो लोग उनसे मिलना चाहते हैं, वहीं राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की गरिमा को गिराने का काम करते हैं। अभी अमेरिका जा रहे हैं प्रधानमंत्री जो बाइडेन ने क्या कहा? जो बाइडेन ने कहा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आपके प्रशंसक मेरे से ज्यादा अमेरिका में हैं, आप अमेरिका आ रहे हैं, आपके लिए हमने डिनर रखा है, स्टेट डिनर। मेरे से लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमें भी निमंत्रण दो, हम भी मोदी जी को मिलना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का युवराज भारत की प्रजातंत्र को बचाने के लिए इंग्लैंड जिसने 200 साल भारत का राज किया उसके पास जाकर के कह रहा है कि भारत में प्रजातंत्र बचाओ। यानी देश की गरिमा को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, कोई कसर नहीं। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार थी जो पैसे और जमीन के बदले नौकरियां देती थी। सफाई कर्मचारी की नौकरी चाहिए तो 4 लाख दे दो, क्लर्क की नौकरी चाहिए तो 5 लाख दे दो। ये ममता दीदी से लेकर लालू जी तक यही है। यहां नकद के बदले नौकरी, कैश फॉर जॉब, तो दूसरी ओर लैंड फॉर जॉब, जमीन के बदले जॉब।
ये लालू जी के जमाने में वहां पर होता है। ये सरकारें ऐसी है जहां पर भ्रष्टाचार उनके ऊपर चिपका हुआ। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कांगड़ा में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यालय को संस्कार के केंद्र करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने नए आंकड़े जारी किए हैं। इस आंकड़े के मुताबिक भारत की खुदरा मुद्रास्फीति की दर मई में लगातार चौथे महीने गिरकर अप्रैल में 4.70% से गिरकर 4.25% हो गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मुद्रास्फीति मई के लिए 25 महीनों में सबसे कम है। अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर 2021 के बाद से सबसे कम है, जब ये 4.48% थी। तो खुदरा महंगाई दर 2 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। और मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन कोची में एसोचैम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 2022-23 में अनुमानित 7.2% वास्तविक GDP ग्रोथ की सराहना की जानी चाहिए और उन्होंने ये उम्मीद जताई कि इस दशक के दौरान देश में औसत विकास दर 6.5% से 6.8% के बीच रह सकती है। We are realistic about the growth prospect. It will be 6.5% as per RBI, as per the Ministry of Finance. And if we can sustain 6.5 to 6.8% for the rest of the decade, given global conditions, it will be a very creditable achievement on the part of the Indian economy, given what is going on in the rest of the world in terms of geopolitical tensions, supply chains being reconfigured, and the last 30 years of globalization slightly taking a retreat, countries intent on reshoring, and countries intent on encouraging domestic manufacturing. That is why we are not saying that we will be able to grow at 8%, 9%, because export growth is going to be a problem given the external situation. If we can achieve a steady 6.5% over the remainder of the decade with occasional opportunities for 7+ growth, and while continuing to focus on improving the domestic economic fundamentals and the ease of living, ease of doing business, then we will be able to reduce our dependence on global growth, and whatever comes through export growth will be an icing on the cake. और रोजगार के लिहाज से कल एक बड़ा दिन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए नवनियुक्तों को लगभग 70,000 नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर इन भर्ती हुए नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेले का आयोजन देश भर में 43 स्थानों पर किया जाएगा। इस पहल का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के सभी विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों में भी नियुक्तियां की जा रही हैं। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। रोजगार मेले से आगे के रोजगार सृजन में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाने और युवाओं को उनके सशक्तिकरण तथा राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करने की उम्मीद की जाती है। और लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमला करने वाले लोगों में उनके ऊपर कानून का शिकंजा पहुंचाने के लिए NIA सक्रियता से कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हमले में शामिल देश विरोधी ताकतों के कई CCTV फुटेज जारी किए हैं। एजेंसी ने इसके साथ ही आम लोगों से इस राष्ट्र विरोधी लोगों की पहचान करने की अपील की है ताकि उन्हें कानून के शिकंजे में जल्द से जल्द लाया जा सके। इसके लिए NIA द्वारा WhatsApp नंबर +91 72900093373, एक बार नंबर फिर से सुन लीजिए, 7290009373 और इसके आगे भारत का कोड +91 यानी +91। ये नंबर जारी किया गया है जिस पर कोई भी सूचना भेजी जा सकती है। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। बीते 19 मार्च को देश विरोधी ताकतों ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग पर हमला किया था। भारत ने इस मामले में
यूनाइटेड किंगडम को सख्ती से कार्रवाई करने के लिए कहा था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच NIA को सौंपी थी। और सरकार ने कोविन पोर्टल से डेटा लीक होने की मीडिया की खबरों का खंडन किया है। यह कहा गया है कि मीडिया की ऐसी खबरें निराधार और शरारतपूर्ण है। मंत्रालय के मुताबिक कोविन पोर्टल पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें डेटा की निजता बनाए रखने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसके लिए पोर्टल में वेब एप्लीकेशन, फायरवॉल, एंटी DDoS, SLL और TLS जैसे एप्लीकेशंस लगाए गए हैं, जो कि पोर्टल को साइबर हमलों से बचाता है। इसके अलावा पोर्टल की सुरक्षा व्यवस्थाओं और उपयोगकर्ताओं की पहचान और पहुंच के लिए किए गए प्रबंध की नियमित समीक्षा भी की जाती है। मंत्रालय के अनुसार पोर्टल के डेटा तक पहुंच केवल OTP आधारित पहचान के माध्यम से ही संभव है। मंत्रालय ने कहा कि सोशल मीडिया पर डाली गई कुछ पोस्ट्स में ये दावे गलत हैं कि टेलीग्राम बाट के जरिए कोविन पोर्टल से उन लोगों के डेटा निकाले गए हैं जिन्होंने कोविड के टीके लगाए हैं। कोविन पोर्टल तैयार करने वाली टीम ने कहा कि बिना OTP के पोर्टल से कोई भी डेटा हासिल नहीं किया जा सकता है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम CERT इनको समूचे मामले की पड़ताल करने और इसकी रिपोर्ट देने को कहा है। इसके अतिरिक्त कोविन पोर्टल की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा भी शुरू कर दी गई है। CERT ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा है कि टेलीग्राम बाट के जरिए कोविन डेटा बेस पर सीधे तौर पर सेंध लगाने की कोई कोशिश नहीं हुई है। और मंगलवार को मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राज्य की सरकार ने बड़ी राहत देगी और मध्य प्रदेश सरकार 11 लाख से अधिक किसानों के ऋण का ब्याज चुकाने जा रही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लगभग 1400 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2900 करोड़ रुपए के दावों के भुगतान का भी अंतरण एक क्लिक से हो जाएगा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मंगलवार को किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस महाकुंभ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सूबे के CM शिवराज सिंह चौहान के साथ किसानों को बड़ी राहत देंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के तहत 11 लाख से अधिक किसानों के ऋण ब्याज माफी की 2123 करोड़ रुपए की राशि के साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की लगभग 1400 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की जाएगी। इतना ही नहीं, इस किसान महाकुंभ के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2900 करोड़ रुपए के दावों के भुगतान का भी अंतरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। 2-3 प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पे कल होंगे। राजगढ़ में अभी ये मोहनपुरा डैम के पास की लोकेशन है, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। एक कार्यक्रम हमारा जो ब्याज माफ़ी का है, कृषकों की ब्याज माफ़ी का, वो कार्यक्रम रहेगा। करीब 2100 करोड़ का जो ब्याज है कृषकों का पूरे प्रदेश का, वो माफ़ किया जा रहा है। मोहनपुरा कुंडालिया यहाँ पे 2 डैम बने हैं जिससे प्रेशराइज्ड पाइप प्रणाली के तहत सिंचाई चालू हुई है, उसका लोकार्पण रहेगा। इसके अलावा गोरखपुरा परियोजना जल जीवन मिशन की है, जिसके तहत 156 गाँव में पानी सप्लाई चालू किया जा रहा है, उसका भी लोकार्पण रहेगा। तो न्यूज़ नाइट के आज के अंक में बस हम इतना ही रहेगा, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाएंगे देश दुनिया की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में तैनात IPS अधिकारियों के साथ चिंतन शिविर की अध्यक्षता की। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संस्कृति मंत्रालय के कार्य को जनता तक पहुंचाने के लिए पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में जब पहले मूर्तियां चोरी होकर विदेश चली जाती थीं, पूर्ववर्ती सरकार उसे लाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करती थी, लेकिन हमारी सरकार इन मामलों में सख्त कार्रवाई कर कई मूर्तियां वापस लाई। NIA ने आतंकी फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के कछवारी और बगाटपोरा गांव में छापेमारी की। NIA ने कुपवाड़ा जिले में आतंकी फंडिंग मामले में आरोपी जहूर अहमद शाह वटाली के नाम पर 3 अचल संपत्तियों को कुर्क किया। कश्मीरी व्यवसायी को एजेंसी ने 2017 में गिरफ्तार किया था। उसकी संपत्तियां उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के बगाटपोरा इलाके में स्थित है। यह कार्रवाई विशेष NIA अदालत के आदेश पर हुई है।
राजधानी में उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस फिलहाल नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें हाई कोर्ट ने सरकार की इस बारे में पॉलिसी आने तक कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक सर्विस की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैब कंपनियां चाहे तो दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित अर्जी पर जल्द सुनवाई के लिए हाई कोर्ट का रुख कर सकती हैं।